बीते वर्षों जब आइजोल के स्टेशन पर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का आगमन हुआ तो स्थानीय लोगों के उत्साह ने सारे देश को प्रसन्नता से के भाव से जोड़ा है। जम्मू कश्मीर विश्व के सबसे उच्च रेलवे आर्च ब्रिज, चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पंबन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। भारत के मेट्रो नेटवर्क पर भी देश आप भारत की पहुंच से दूर नहीं है। भारत के युवा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचना एक ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ है। आने वाले समय में हमारा देश अंतरिक्ष में भारतीय स्टेशन की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। देश बहुत उत्साह के साथ गगनयान मिशन पर भी काम कर रहा है। माननीय सदस्यगण, दशकों से लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए योजनाओं के लाभ को हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने प्रगति नाम से एक नई व्यवस्था आरंभ की है। दिसंबर 2025 में प्रगति के 50वें बैठक का ऐतिहासिक पड़ाव आया। बीते वर्ष में प्रगति ने $85 लाख करोड़ रुपया से अधिक के प्रोजेक्ट्स के गति दी। लाखों करोड़ रुपया की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफर के जिस मंत्रों को लेकर देश चल रहा है उसकी सफलता में प्रगति की इन बैठक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। भारत ने महंगाई दर को कम रखने के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। इसका सीधा फायदा देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा है में भर दिया। इस रिफॉर्म के कारण देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हुई। जीएसटी में कटौती के बाद वर्ष 2025 में 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन 2 करोड़ से पार कर गया है। ये अपने आप में नया रिकॉर्ड है। इनकम टैक्स कानून भी अब नई
स्वरूप में सामने आया है। 12 लाख रुपया तक की आय पर टैक्स जीरो करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ऐसे रिफॉर्म से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को अभूतपूर्व फायदा हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। माननीय सदस्यगण, देश में अनेक नए सेक्टर्स के उदय के साथ ही श्रमिकों के को सुरक्षित करना भी हाल ही में पारित शांति अधिनियम से 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। इस ऐतिहासिक रिफॉर्म के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। न्यूक्लियर के अलावा भारत सोलर पावर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना से देश के आम उपभोक्ता आप बिजली के उत्पादक बन रहे हैं। आप तक लगभग 20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे लाखों परिवार के घर में बिजली का उत्पादन बढ़ा है और इन परिवारों के बिजली बिल कम हुई है। इन सभी प्रयासों से भारत एक दशक के अंत तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लक्ष्य पर जरूर हासिल करेगा। माननीय सदस्यगण, किसी भी न्याय व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि उसके कानून नागरिकों से भय का नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा एवं सशक्तिकरण का भाव पैदा करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संघ ऊर्जा बना रहे हैं। आज पूर्वोदय यानी पूर्व भारत के तेज विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्री क्षेत्र में प्रगति की नई संभावनाएं बन रही है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र भी आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। पूर्वोत्तर में असम श्रीमद शंकर देव जी की जैसे महान विभूतियों की भूमि है। अब वो दिन भी दूर नहीं है। असम में बनी सेमीकंडक्टर चिप दुनिया भर के इलेक्ट्रिक उत्पादों की लाइफलाइन बनेगी। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर भी अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, बीते 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में 7,200 किलोमीटर से ज्यादा
राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। इससे दूर दराज, पहाड़ी, जनजातीय और सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना आसान हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। इससे बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंचना सरल हुआ है। 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में रेलवे के विकास पर 80,000 करोड़ रुपया से अधिक का निवेश किया गया। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों राज्यों की राजधानियों अब ब्रॉड गेज रेल लाइन से जुड़ चुकी हैं। इससे इन इलाकों में आर्थिक प्रगति, रोजगार और पर्यटन उद्योग के लिए नई द्वार खुले। साथ साथ पूर्वोत्तर की आरोग्य और सुरक्षा के लिए भी ये दशक निर्णय का दशक रहा है। ईटानगर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और असम के शिवसागर में मेडिकल कॉलेज बनने से लाखों परिवारों को इलाज में मदद मिलेगी। सिक्किम के सिच्चे में मेडिकल कॉलेज और अगरतला में महिलाओं और बच्चों का अस्पताल बनने से भी बड़ी सुविधा होगी। इस तरह के प्रयासों से पूर्वोत्तर में एक बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। माननीय सदस्यगण, जो पिछड़ा हो वो मेरी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना आदिवासियों में भी सबसे पिछड़े जनजातियों की 20,000 से ज्यादा गांवों को विकास से जोड़ा जा रहा है। इन गांवों में गरीबों के करीब 2.5 लाख घर इसी योजना के माध्यम से बने हैं। धरती आबा जनजातियों ग्राम उत्कर्ष अभियान से भी आदिवासी क्षेत्रों में विकास को अभूतपूर्व गति मिल रही है। इन दोनों योजनाओं पर सरकार 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च कर रही है। पिछले 11 वर्षों में अनुसूचित जाति के लाखों छात्रों को 42,000 करोड़ रुपया से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। इससे करीब 5,000 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। 5 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने 400 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी खोले हैं। इनमें जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, कृषि का महत्व समझाते हुए संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि समाज के लोग चाहे जिस भी काम से जुड़े हो, हर व्यक्ति का जीवन एक मेहनती किसान के परिश्रम पर निर्भर होता है। इसलिए मेरी सरकार खुशहाल किसान को विकसित भारत की पहली प्राथमिकता के रूप में देखती है। इसी भावना के साथ सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना को शुरू किए हैं। अब तक इस योजना से किसानों को 4 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि सीधे उनके खाता में भेजी गई है। मेरी सरकार की सही नीतियों और प्रयासों से आज देश के कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्नों और बागवानी की फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार इन फसलों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसमें अभी तक हमारा कृषि क्षेत्र पीछे था। सरकार की मंशा है कि इससे कृषि उत्पादकों का आयात भी कम हो। खाद्य तेल, तिलहन और दलहन से जुड़े नेशनल मिशन के कारण इन क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए इसके बल पर 2024-25 में देश में ऑयल सीड फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। किसानों की अतिरिक्त आय के लिए सरकार द्वारा
मिलर्स यानी श्री अन्नों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का कार्य भी निरंतर जारी है। माननीय सदस्यगण, आज किसानों को अनाज उत्पादन के साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन से भी आर्थिक प्रगति के रास्ते से जोड़ा जा रहा है। कोस्ट लाइन पर रहने वाले मछुआरों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लाभ देने के लिए नई नीति बनी है। इसके साथ ही हाई सीज की क्षमताओं के इस्तेमाल में सक्षम बनाने के लिए भी नई पॉलिसी बनाई गई है। 2024-25 में देश का मत्स्य उत्पादन लगभग 200 लाख टन हो गया है। 2014 की तुलना में इसमें कुल 100 मेरी सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के आधुनिकीकरण के लिए और बेहतर लॉजिस्टिक्स निर्माण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की व्यवस्था भी की है। मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि इसके जरिए अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक का निजी निवेश आकर्षित हुआ है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए मार्ग भी सृजित हुई है। सरकार की दूरदर्शिता से देश में फूड प्रोसेसिंग क्षमता 20 गुना बढ़ी है। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। नई रिफॉर्म से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगा। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा, जिसके लिए मेरी सरकार ने माननीय सदस्य आप इस योजना से गांव के विकास को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार कृषि और पशुपालन जैसे सेक्टर्स में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रही है। आज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से सहकारिता से जुड़े लोगों को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा FPOs के माध्यम से भी कृषि क्षेत्रों को सशक्त किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि देश का विकास सभी देशवासियों को आगे बढ़ने का समान अधिकार देकर ही संभव है। इसलिए आज देश वुमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए समर्पित विशेष योजनाएं बनाए हैं और साथ ही अन्य योजनाओं के केंद्र में भी महिलाओं को रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन तो हर योजना में महिला लाभार्थियों को बड़ी वरीयता मिली है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। आज देश में लखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। बीते एक वर्ष में ही 60 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। मेरी सरकार कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्यों को जल्द प्राप्त करने वाले हैं। माननीय सदस्यगण, नमो ड्रोन दीदी योजना भी देश के सुदूर अंचलों तक महिला सशक्तिकरण का एक पर्याय बनकर उभरी है।
प्रशिक्षित ड्रोन दीदी अब आधुनिक तकनीक से जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मेरी सरकार महिलाओं की आर्थिक उन्नति के साथ साथ अनेक पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सभी विषयों पर ध्यान दे रही है। सितंबर के महीने में चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगभग 7 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हुई है। इस अभियान ने महिलाओं को त्वरित इलाज शुरू करने में मदद की है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की प्रगतिशील सोच और नीतियों के परिणाम स्वरूप देश के हर महत्वाकांक्षी क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ी है। इसी दिशा में कुछ ही महीने पहले देश ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी यानी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। इससे ये विश्वास और मजबूत हुआ है कि देश के विकास और सशक्तिकरण में नारी शक्ति सबसे आगे खड़ी है। माननीय सदस्यगण, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमें सिखाया है, भय काहू को देत नय भय मानत आन, यानी हम ना किसी को डराएं